हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर उसके आगे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आज के लिए, पहला सवाल है। पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। एट 25 डिग्री सेल्सियस रेट कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ एथाइल एसीटेट बाय NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 6.5 लीटर पर मोल minute inverse. Starting with concentration of a base and ester of 0.03 moles per liter of each, what proportion of ester will be hydrolyzed in 10 minutes? तो क्या क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एथाइल एसीटेट का फार्मूला CH3 CO C2H5 कि उसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है? NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या कंपाउंड बनता है यहाँ पे? ये NaOH रिप्लेस कर देगा इसको, CH3 COO प्लस एथाइल अल्कोहल बन जाएगा C2H5OH। ये रिएक्शन है बेसिकली इसकी। अब कह रहे हैं कि उसके बाद अब क्या दे रखा है? टेम्परेचर दे रखा है। टेम्परेचर इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, एक मतलब फिक्स टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है, तो इसको आइसोथर्मल कंडीशंस हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। और क्या कंसन दे रखी है? इथाइल एसीटेट बाई NaOH की ये रेट कांस्टेंट हम लोग को दे रखा है इस सवाल में। तो रेट कांस्टेंट K इक्वल टू कितना दे रखा है? 6.5 लीटर पर मोल इंटू 1/मिनट। ये वैल्यू हमें रेट कांस्टेंट की दे रखी है। स्टार्टिंग विथ कंसंट्रेशन ऑफ अ बेस की कंसंट्रेशन कितनी है? NaOH की बेसिकली कंसंट्रेशन हम लोग को दे रखी है 0.03 मोल्स पर लीटर ऑफ ईच। बेस एंड ईस्टर जो है इसकी एथाइल एसीटेट की जो है कंसंट्रेशन दोनों की सेम दे रखी है, इज इक्वल टू जो NaOH की कंसंट्रेशन होगी C ऑफ NaOH, ये बोल दीजिए C ऑफ एथाइल एसीटेट है आपका, उसकी कंसंट्रेशन CH3 CO C2H5, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। कह रहे हैं कि व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ ईस्टर विल बी हाइड्रोलाइज। कह रहे हैं कि ईस्टर का कितना प्रोपोर्शन हाइड्रोलाइज हो जाएगा या कितना कन्वर्जन हो जाएगा। तो बेसिकली हमसे प्रोपोर्शन पूछ रहा है, तो बेसिकली कन्वर्जन पूछ रहा है। तो X ऑफ एथाइल एसीटेट पूछ रहा है बेसिकली, एथाइल एसीटेट। अब हम लोग निकाल तो सकते हैं एथाइल एसीटेट का कन्वर्जन कितना हो रहा है, लेकिन उसके लिए हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। बिना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम हुए तो हम लोग कोई इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन हम लोग क्वेश्चंस को जब थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं कि हम लोगों को ये ने पढ़ा था कि जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट जो है ना वो बहुत हेल्प करती है हम लोग को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताने में। तो रेट कांस्टेंट की जनरली यूनिट हम किस फॉर्म में लिखते हैं? जो रेट कांस्टेंट है K इज इक्वल टू मोल पर लीटर टू द पावर 1 - n इंटू मिनट या सेकेंड जो भी है, तो मिनट इनवर्स। अब जो हमारे क्वेश्चन में दे रखी हुई है उसको देखते हैं। K इज इक्वल टू ये 6.5 लीटर पर मोल मिनट इनवर्स है, तो इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं? मोल पर 6.5 मोल पर लीटर की पावर 1 - 2 इंटू मिनट इनवर्स, इस तरह लिख सकते हैं। भाई -2 का मतलब क्या होगा? -1 हुआ, -1 होगा तो ये लीटर पर मोल आ जाएगा। अब यहाँ से कंपेरिजन कर लीजिए दोनों केसेस का। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन N इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ से ये तो आइडिया लग गया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो क्वेश्चन दे रखा है उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगी। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगी उसके लिए हम लोगों ने 3 केसेस पढ़ रखे हैं। एक केस था कि जब आप सिर्फ मान लीजिए एक रिएक्टेंट था, वहाँ पे वो उसके 2 मॉलिक्यूल्स या दो मॉलिक्यूल्स या 2 एटम्स जो है ना पार्टिसिपेट कर रहे थे रिएक्शन में, तब वहाँ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो रही थी। एक ये केस था कि दो रिएक्टेंट थे, A और B 2 रिएक्टेंट थे, रिएक्ट कर रहे थे, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट उनका सेम था। और क्या था कि उनके जो कंसंट्रेशन या मोल Na बराबर NB था। और तीसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी A + B एक रिएक्शन हो रही थी उसमें, लेकिन जो Na था वो नॉट इक्वल टू NB था,
जो Na0 सॉरी इनिशियल मोल जो थे NaNB नहीं, इनिशियल मोल जो थे वो बराबर नहीं थे। तो दूसरे केस में इनिशियल मोल बराबर थे, तीसरे केस में इनिशियल मोल बराबर नहीं थे। तो ये वाला तो इसमें एक रिएक्टेंट तो है, इसमें 2 रिएक्टेंट है। पहले क्वेश्चन से हमें आइडिया लगा कि 2 कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या उसके इनिशियल मोल सेम थे क्या। सवाल में क्या दे रखा है, स्टार्टिंग विथ कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन ये मोल हमें चाहिए। तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो दे रखी है C0 NaOH वो किसके बराबर है। स्टार्टिंग वर्ड यूज़ किया, स्टार्टिंग मतलब जो इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन मिल गई हमें, इनिशियल कंसंट्रेशन सेम है। तो कौन सा केस है, ये वाला केस है। तो इसके लिए रेट एक्सप्रेशन हम लोग बेसिकली क्या लिखते थे, रेट इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन 1/Ca माइनस 1/Ca0 इज इक्वल टू KT। ये होता था, ये एक एक्सप्रेशन आता था। अब यहाँ पे Ca0 हमारे लिए क्या है, Ca0 जो इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन है वो NaOH कंसंट्रेशन के बराबर है, वो 0.03 यूनिट देख लेते हैं क्या रखा है, मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर। अब बेसिकली हमें कन्वर्जन निकालना है, कन्वर्जन x अगर माने, इसको a माने x से निकालना है। तो x से क्या होता है, Ca0 माइनस Ca/Ca0। ये तो कन्वर्जन होगा। फ्रैक्शन पूछा मतलब परसेंटेज में हमें बेसिकली निकालना पड़ेगा। तो हम लोग या तो Ca निकाल के ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें, या तो हम लोग यहीं से, क्योंकि Ca0 दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, 10 मिनट्स का टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ पे टाइम भी लिख लीजिए, टाइम इक्वल टू 10 मिनट्स हैं। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके हम लोग Ca निकाल लें और यहाँ से Xa निकाल लें। या दूसरा ये हमारे पास है कि यहीं पे जो है ना उसको उस तरह रीअरेंज कर लें। तो रीअरेंज करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, पहले Ca निकाल लेते हैं, वो हमारे लिए आसान होगा। 1/Ca इज इक्वल टू KT प्लस 1/Ca0। के दे रखा है आपको 6.5 लीटर पर मोल इंटू 1/मिनट। टाइम दे रखा है 10 मिनट्स, प्लस 1/Ca0 कितना है, 1/Ca0 इनिशियली है आपका 0.03 मोल्स पर लीटर। मोल पर लीटर है तो लीटर ऊपर चला जाएगा, लीटर पर मोल। तो मिनट से मिनट कट जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 65, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 65 प्लस ये 65 मोल लीटर पर मोल, प्लस ये 1/0.03 है, जिसको कैलकुलेट कर लेते हैं 1/0.03। तो 33.33 ये क्या आएगा, लीटर पर मोल। दोनों की यूनिट सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 1/Ca इज इक्वल टू प्लस 65, तो 98.33 लीटर पर मोल। अब Ca निकालना है तो इसको इन्वर्स कर देंगे। Ca इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स निकाल लेंगे हम लोग। तो 0.0101, तो Ca इक्वल टू 0.01016 मोल पर लीटर यूनिट। अब यहाँ से इन्वर्स किया तो यूनिट चेंज हो गई। अब हमें Xa निकालना है, तो Xa निकाल सकते हैं Ca0 माइनस Ca डिवाइडेड बाई Ca0। तो Xa यहाँ से निकालेंगे, Ca0 अपना दे रखा 0.03 माइनस ये आया 0.0101 डिवाइडेड बाई 0.03। ये इसको बेसिकली हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.3 माइनस 0.0101 सॉरी 01 इज इक्वल टू डिवाइड बाई 0.03। यहाँ से अपना आ गया Xa इक्वल टू आया 0.6633। लेकिन हमसे Xa नहीं पूछ रखा है, हमसे पूछ रखा है कि कितना फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाएगा। तो परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज ऑफ Xa कितना हो जाएगा। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.6633 इंटू 100, तो 66.33% कन्वर्ट हो जाएगा। जो कन्वर्जन होगा 66.33%
कन्वर्जन होगा। बाकी अगर पूछेगा कितना रिमेनिंग % बचेगा तो 100 में से इसको माइनस कर देंगे तो वहाँ से रिमेनिंग % भी हम लोग को मालूम हो जाएगा। तो इस तरह ये सवाल कर सकते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या थी? इम्पॉर्टेंट बात थी इसमें कि सेकंड ये पहचानना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहचाना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे हमने पहचाना, रेट कांस्टेंट से। और फिर क्योंकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ये तो मालूम चल गया, लेकिन सेकंड ऑर्डर में कई फॉर्म्स होती हैं। बेसिकली पहली और दूसरी फॉर्म तो सेम होती है। जब एक ही मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है या दो मॉलिक्यूल दो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और सेम उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन है तो दोनों केसेस सेम आते हैं। लेकिन जब तीसरा केस होता है जब इनिशियल कंसंट्रेशन सेम नहीं होते तब तो दूसरा फॉर्म आ जाता है। लेकिन यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन सेम थी तो वो पहचानना था। तो वो दोनों चीज़ें हमने यहाँ से पहचान के फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो ये क्वेश्चन 7 हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ एजोमेथेन का ये फार्मूला है CH3N2CH3 was observed as a function of a time। मतलब ये जो पार्शियल प्रेशर रिएक्शन हो रही होगी, ये डिकम्पोजिशन हो रहा है एजोमेथेन का, ये कंपाउंड बन रहा है CH3 + N2। उसके बाद उन्होंने देखा कि डिकम्पोजिशन इसका टाइम, एक्चुअली गैस फेज में रिएक्शन हो रही है तो इन्होंने टाइम देखा, उसका पार्शियल प्रेशर देखा। टाइम 0 था तो पार्शियल प्रेशर 820 था। 1000 था टाइम, जब 1000 सेकेंड है ये मोस्ट लाइकली बार होगा। तो जब देखा टाइम 1000 सेकेंड्स हुआ तो पार्शियल प्रेशर आप इसका 572 हो गया। फिर नेक्स्ट ऑब्जर्व किया तो इन्होंने बेसिकली डिफरेंट टाइम पे पार्शियल प्रेशर ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि कन्फर्म दैट टेम्परेचर कितने रिएक्शन पर है, 600 डिग्री सेल्सियस पर हो गई। कन्फर्म दैट द डिकम्पोजिशन इज़ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम लोग को से कन्फर्म कह रहे हैं कि करिए कि ये जो है ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो फर्स्ट हम लोग मान लेंगे, अब इन्होंने कन्फर्म करना है तो लेट अस अज्यूम दैट दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब मानना ही है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारी इक्वेशन क्या होती है, ln/CA/CA0 = KT। ये क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर है। अब एक्चुअली CA हमें मालूम होता तो हम CA रख देते, लेकिन हमें यहाँ पे CA नहीं मालूम है। हमें क्या मालूम है, ये पार्शियल प्रेशर मालूम है। तो अब कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन होता है, देखिए PA इंटू वॉल्यूम = NA/RT। तो PA क्या होता है, NA/V वॉल्यूम RT। तो PA क्या होता है, CA/RT। तो यहाँ से हम लोग CA निकाल लेंगे। CA क्या होगा, पार्शियल प्रेशर बाई RT, ये हो जाएगा। और अगर इनिशियल कंडीशन की बात करें at T = 0 पे तो उस वक्त जो पार्शियल प्रेशर होगा PA NA/V, V0 होता है RT, और V बराबर V0 है। तो इस वक्त आपका जो PA0 हो जाएगा CA0 = PA0/RT। ये रिप्लेस कर सकते हैं इन दोनों एक्सप्रेशन में, ये पहली वाले एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पे CA और CA की नॉट की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा ln, क्योंकि हमें डेटा जो इन्फॉर्मेशन है वो पार्शियल प्रेशर के टर्म में दिया हुआ है तो हम लोग को कंसंट्रेशन नहीं यूज़ कर सकते, पार्शियल प्रेशर यूज़ करना पड़ेगा। तो CA की जगह हम लोग लिखेंगे PA/RT डिवाइडेड बाई PA0/RT। PA जो है प्रेशर एट एनी टाइम T है, और PA0 जो है इनिशियल प्रेशर है जब स्टार्ट हुई रिएक्शन T = 0 पे, क्या हुआ KT। तो RT दोनों में कॉम कट जाएगा। तो हमें एक्सप्रेशन क्या मिल रही है यहाँ से, -ln PA/PA0 = KT। ये रिएक्शन हम लोग, ये एक्सप्रेशन मिल गई। अब हमारे पास पार्शियल प्रेशर है डिफरेंट टाइम पे, और तो पार्शियल प्रेशर है और हम लोग के पास जो है टाइम है, तो हम लोग रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट के लिए, और उससे फिर हम लोग जो है अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम आ रही होगी तो हम लोग ये कंफर्म कह देंगे कि ये ऑर्डर ऑफ फर्स्ट रिएक्शन है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट रिएक्शन की जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन है उसी को यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे टाइम है, टाइम एक
टाइम का कॉलम हो गया, एक हो गया पार्शियल प्रेशर का कॉलम, एक हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं के का कॉलम। के बार बार कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो ये वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे लिख लेते हैं। टाइम 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 2000, 3000, 4000, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं 820, 572, 399, 278 एंड 194। अब हमें के कैलकुलेट करना है, तो के यहाँ से एक बार और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो के कैलकुलेट करना है, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/t ln PA/PA0। अब देखिए PA0 क्या होगा, PA0 जब इनिशियल प्रेशर होगा, जब रिएक्शन एकदम स्टार्ट होने वाली होगी t बराबर 0 पे, PA0 जो होगा, जो पार्शियल प्रेशर उस वक्त होगा वही PA0 होगा। तो PA0 की वैल्यू यहाँ से कितनी है, ये बराबर, ये आपका कितना है, PA0 के बराबर है, क्योंकि ये t बराबर 0 की प्रेशर है। तो उस वक्त t बराबर जब 0 है तो कोई और कंपोनेंट नहीं रहा होगा, तो उस वक्त का जो प्रेशर होगा रिएक्टेंट ए का, वही जो है इनिशियल प्रेशर होगा। तो PA0 हमें मालूम है कितना है आपका 820। अब क्योंकि ये के जो है स्लोप होता है, तो स्लोप के लिए दो वैल्यूज़ हमें चाहिए होती हैं। तो एक PA हर एक टाइम के लिए PA हमें उसके करस्पॉन्डिंग PA होगा और PA0 होगा। तो t बराबर 0 पे तो स्लोप आएगा नहीं, तो इस पे फिर हम कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए टाइम कितना हो जाएगा, ये देखिए ये वाला इंटरवल लेंगे टाइम का, तो कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैलकुलेटर यूज़ करेंगे हम लोग, माइनस साइन है, ln PA पहले के PA कितना है 572 बाई PA0 कितना है 820, और डिवाइड बाई फर्स्ट केस के लिए, जो फर्स्ट सेट के लिए टाइम कितना होगा 1000। तो के यहाँ से के की वैल्यू जो कैलकुलेट होके आई पहले, उसके लिए देखिए ये है आपकी 1 2 3 4 1 2 3 4 3.6 इंटू 10⁻⁻4। यहाँ से जब हमने कैलकुलेट किया 3.6 इंटू 10⁻⁻4, यूनिट देख लेंगे क्या आएगी यूनिट, ये टाइम का यूनिट है तो सेकेंड इनवर्स आ गई। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ पहले ln के बीच में, तो यहाँ ln का कोई यूनिट नहीं आएगा, और टाइम की सेकेंड है तो सेकेंड जब रिवर्स होगा 1/, तो सेकेंड इनवर्स, के की यूनिट आई सेकेंड इनवर्स। ये जब पहले डेटा सेट के लिए जो कैलकुलेट किया हम लोगों ने 0 और 1000 सेकेंड के बीच जो रेट कांस्टेंट है। अब इसके लिए सेकेंड डेटा के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो सेकेंड डेटा के लिए 0 to 2000 के बीच, तो 0 to 2000 पे अपना ये पार्शियल प्रेशर क्या है 399, तो यहाँ पे ये पार्शियल प्रेशर होता था तो 399, हमने इसको चेंज कर दिया 399। PA0 इनिशियली वही 20 होगा। अब टाइम कितना है, जो 1000 था, अब वो टाइम हो गया आपका 2000 सेकेंड। तो इसकी भी कितनी आई 3.6 इंटू 10⁻⁻4। यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है 3.6 इंटू 10⁻4 सेकेंड इनवर्स। फिर तीसरे डेटा सेट के लिए हम लोग देखते हैं, इस डेटा सेट के लिए 0 to 3000 के लिए, तो इसमें जो पार्शियल प्रेशर चेंज हो के आ रहा है कितना है 278, तो हमने चेंज कर दिया 278। P0 सेम रहेगा और टाइम कितना है 3000। तो कैलकुलेट किया तो ये भी 3.6 इंटू 10⁻⁻4। तीसरे के लिए भी आया 3.6 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स। एटलीस्ट हम लोग को 3 बार के कैलकुलेट करना पड़ता है, और उसकी वैल्यूज़ आलमोस्ट सेम आती हैं, या मतलब सेम रहती हैं, थोड़ा सा बहुत माइनर वेरिएशन रहता है, तो हम लोग कह देते हैं कि रेट कांस्टेंट ठीक है। जो इसका मतलब जो हमने ऑर्डर अज्यूम किया है, या जो ऑर्डर की इक्वेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो सही है। तो यहाँ से देखिए तीनों बार जो के की वैल्यूज़ आई हैं वो सेम आई, तो इसका मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है। एक और डेटा और बचा है फोर्थ के लिए, वो उसके लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 194 है उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर, जब 4000 सेकेंड पे 194, और प्रेशर टाइम की वैल्यूज चेंज कर देंगे हम लोग। तो ये भी आया 3.6 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स।
तो के की वैल्यू जो है ना कांस्टेंट है, के की वैल्यू मतलब चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब जो अज्यूम किया है हम लोगों ने, जो ऑर्डर हम लोगों ने कंसीडर किया है तो वो ऑर्डर सही है। तो इसका मतलब हम लोग कह देंगे कि द रिएक्शन गिवन रिएक्शन इज़ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द डेटा फॉर गिवन रिएक्शन रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो रेट कांस्टेंट हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। यही पूछा था कि पहले तो हमने इस्टेब्लिश करना था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो हम ये लैंग्वेज लिख देंगे, सिंस द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट obtained a different concentration, obtained for different time, times of partial PA data is same, therefore the order of reaction is फर्स्ट, देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ 1। क्योंकि हमने फर्स्ट ऑर्डर की ही इक्वेशन यूज़ की है और उसी से फिर हम लोग क्या कैलकुलेट किए हैं, तो इसलिए हम लोग कह देंगे कि रेट की वैल्यू, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। और रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, k = 3.6 × 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेकेंड इनवर्स हो गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस तरह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। द हाफ लाइफ पीरियड फॉर ए डिकम्पोजिशन ऑफ PS3 फॉर डिफरेंट इनिशियल प्रेशर आर गिवन बिलो। अब देखिए इसमें ये जो PA की वैल्यू है वो डिफरेंट इनिशियल प्रेशर है, वो डिफरेंट टाइम पे नहीं है, डिफरेंट इनिशियल प्रेशर है। जैसे PA0 फर्स्ट केस के लिए है, PA0, फिर उन्होंने दूसरी रिएक्शन की उसमें PA0 देखा, फिर तीसरी रिएक्शन की उसमें PA0 देखा, तीसरी रिएक्शन की उसमें PA0 लिया, उसके बाद उसका देखा। क्या देख रहे हैं, दूसरा वैल्यू क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूसरी वैल्यू ऑब्जर्व कर रहे हैं ये हाफ लाइफ टी हाफ कितना है। तो जब इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल प्रेशर कितना था 707, तो टी हाफ कितना था 84। जब इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज की, मतलब ये 700 के आसपास थी, फिर 80 कर दी, तो तब भी टी हाफ 84 था। फिर थर्ड केस में देखा इन्होंने, जब इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज कर दी इन्होंने 37.5 कर दी, तब भी देखा कि टी हाफ की वैल्यू कितना है, टी हाफ की वैल्यू सेम है, टी हाफ की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब ये डेटा से देखिए कि कौन सा ऐसा केस था जिसका जो हाफ लाइफ है वो डिपेंड नहीं करता था इनिशियल कंसंट्रेशन पे। तो आप लोग रिकॉल कर रहे होंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो थी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेसिकली क्वेश्चन नंबर 9 है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T = अपना क्या आता था, टी हाफ आता था 0.693 डिवाइडेड बाई के, या ln2/k, या इक्वेशन बेसिकली कौन होती थी अपनी, ln CA/CA0 = KT। ये वाली रिएक्शन होती थी, यहाँ CA/CA0 करते थे, हाफ करते थे, तो यहाँ पे ln2 आ जाता था, माइनस साइन के साथ यहाँ साइन चेंज हो जाता था। तो बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही होता था कि जो उसमें आपकी जो हाफ लाइफ है किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। तो टी हाफ सेम है। अगर हमसे वर्बली पूछा है कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो हम लोग बोल देंगे कि सिंस फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन और इनिशियल प्रेशर। मतलब जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन या प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, वो कांस्टेंट रहता है। तो आप इनिशियल कंसंट्रेशन आप चेंज करते रहिए रिएक्टेंट की, टी हाफ सेम आएगा। देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज़ 1। लेकिन अगर इसको हम लोग को सॉल्व करके बताना है कि मतलब सॉल्व करके बताइए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 1 है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, अज्यूम कर लेंगे या रेट कांस्टेंट की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। दोनों चीज़ें कर सकते हैं। बेसिकली ये रेट आपको रेट कांस्टेंट तीनों के मान लेंगे, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अज्यूम कर लेंगे ये जो रिएक्शन लिखी हुई है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और इसके लिए हम लोग क्या करें कि रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर लें 2-3 केसेस के लिए, और शो कर दें कि तीनों केसेस के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो सेम है। तो इसलिए जो है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो फर्स्ट है। या दूसरा तरीका ये था, हम लोग ने कहा था कि जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें नहीं मालूम होगा और टी हाफ मालूम होगा, तो हम लोग कौन सा क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, टी हाफ
इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CA0 टू द पावर 1 माइनस n। ये भी एक तरीका था, ये ज़्यादा बेटर तरीका था करने को कि जब हमें ऑर्डर नहीं मालूम होगा तो T½ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CA0 टू द पावर 1 माइनस n। इसका मतलब इसको फिर T और यहाँ पे कंसंट्रेशन है तो CA0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA0, यहाँ से PV इक्वल टू nRT से, PV इक्वल टू nRT से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो CA0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, CA0 इक्वल टू PA0 बाई RT। तो ये R का और कांस्टेंट है, टाइम टेम्परेचर भी कांस्टेंट है रिएक्शन के लिए, तो T½ जो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, इनिशियल प्रेशर के, P0 टू द पावर 1 माइनस n। अब यहाँ से हम लोग जो है ना कैलकुलेट कर सकते हैं डेटा, डिफरेंट डेटा सेट के लिए इनिशियल, क्योंकि हमें T½ मालूम है और P½ ये प्रेशर, इनिशियल प्रेशर मालूम है। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो T½ बेसिकली क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट कोई भी मान लीजिए, m मान लीजिए, m कोई कांस्टेंट है, PA0 टू द पावर 1 माइनस n। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा। अब यहाँ पे अब डिफरेंट केसेस के लिए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट केसेस क्या थे अपने, जो पहला T½ जब PA0 1 के लिए, मतलब यहाँ से जब आपका PA0 1 होगा 707 तो उस वक्त T½ कितना होगा, 84। तो बेसिकली हम ये कहें कि 84 इज़ इक्वल टू m टाइम्स PA0 क्या है यहाँ पे 707 की पावर 1 माइनस n। दूसरे केस के लिए क्या होगा, 84 ही है दूसरे केस के लिए। फॉर सेकेंड डेटा, फॉर फर्स्ट डेटा, फॉर सेकेंड डेटा, सेकेंड डेटा का मतलब सेकेंड इनिशियल कंसंट्रेशन जब दूसरी बार आपने लिए होते। m एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था। दूसरा क्या था आपका 79 टू द पावर 1 माइनस n। अब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, इसको डिवाइड कर दीजिए। अब इससे यहाँ से 1 को 2 से आप डिवाइड कर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि m इंटू 707 टू द पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू m इंटू 79 टू द पावर 1 माइनस n। m से m कैंसिल हो जाएगा। अब इसका मतलब हुआ कि 707 डिवाइडेड बाई 79 टू द पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा 1, इसको डिवाइड किया तो 1 बचा। तो अब देखिए यहाँ पे, अब ये 1, ये वैल्यूज़ कब आएंगी, अब इसकी जो ये कोई एक नंबर है, इसकी जब पावर 0 होगी तभी 1 आएगी। तो इसका मतलब 1 माइनस n की पावर ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये वैल्यू जो है 707, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, 707 डिवाइड बाई 79 विल बी 1, क्योंकि राइट साइड के बराबर आना है इसको, पूरी क्वांटिटी को। तो ये 1 तभी आएगी जब इसकी पावर 0 होगी। विल बी 1 व्हेन, कब होगा, 1 माइनस n इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू क्या होगा 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि n इक्वल टू 1 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1। दूसरा तरीका ये था कि हम लोग इसका ln ले लेते, उसके बाद डिफरेंट टाइम के लिए डिफरेंट यहाँ पे ln लेके भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, ये सिंपली जब सॉल्व हो जाएगा तो ln लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन की, इस डेटा को, इस क्वेश्चन के लिए, डेटा सेट के लिए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा सेट हम लोग को दिया हुआ है, एक रिएक्टेंट A है, एक रिएक्टेंट B है, उसकी कंसंट्रेशन, एक की कंसंट्रेशन मान ली 1 है, B की कंसंट्रेशन 0.2 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन 4.6 इंटू 10⁻⁻6 है। दूसरे केस में जब कंसंट्रेशन A की 1 ही रखी हमने, B की कंसंट्रेशन वेरी कर दी, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो कितना हो गया 9.2 इंटू 10⁻⁻4 हो गया। फिर तीसरे केस में देखा कि A की कंसंट्रेशन अब वेरी कर दी, 0.02 है, B की कंसंट्रेशन 1 कर दी, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन इतना आया 9.2 इंटू 10⁻⁻6। फोर्थ केस में रेट कंसंट्रेशन A की 0.04 थी, B की कंसंट्रेशन 1 थी,
तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है 3.68 इंटू 10⁻⁴ आया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा डेटा देख के हम लोग को पहचानना पड़ेगा कि ये इसमें रिएक्शन हो रही है, 2 रिएक्टेंट है, इतना हमें मालूम है, और हम लोग को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं मालूम है। ऑर्डर या ऑफ रिएक्शन बेसिकली हमें मेज़र करना है। तो एक्चुअली 2 रिएक्टेंट हैं, दिया हुआ है 2 रिएक्टेंट हैं, और उनकी कंसंट्रेशन को वेरी कर करके हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं। तो ये बेसिकली हम लोग मानेंगे कि लेट अस अज्यूम कि ऑर्डर लेट अस अज्यूम दैट ऑर्डर 2 रिएक्टेंट हैं, तो दोनों के रेफरेंस में मानना पड़ेगा ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए इज़ अल्फ़ा मान लीजिए, n मान लीजिए, एंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू दूसरा रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू बी इज़ बीटा, ये मान लीजिए। अब हम रेट की एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। रेट एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, किसी एक रिएक्टेंट के टर्म में लिख रहे हैं, -RA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K टाइम्स CA। अब इसकी रेफरेंस में रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, अल्फ़ा CB टू द पावर बीटा। ये एक्सप्रेशन हमारी बन गई। ये एक्सप्रेशन कैसी बन गई, क्योंकि 2 रिएक्टेंट थे तो हमने जनरली मान लिया कि A के टर्म में एक जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी वो अल्फ़ा होगी, B के टर्म में बीटा होगी, B जो रिएक्टेंट है। और यहाँ से क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमसे ओवरऑल ऑर्डर पूछा है तो क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा कैलकुलेट करेंगे और अल्फ़ा प्लस बीटा को ऐड कर देंगे तो हमें ओवरऑल ऑर्डर मिल जाएगा। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे ओवरऑल ऑर्डर पूछा है, लेकिन क्योंकि 2 रिएक्टेंट हैं और दोनों की कंसंट्रेशन वेरी कर रहे हैं, तो जो है रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है। अगर कंसंट्रेशन वेरी करते और रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होता तो हम तो कह देते कि उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग 0 है। लेकिन यहाँ कंसंट्रेशन वेरी कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है, तो इसलिए हमें मानना पड़ेगा कि इसके भी रेफरेंस में कोई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। हम जानते नहीं क्या होगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और दूसरे रिएक्टेंट के भी रेफरेंस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। तो अब इसको हम लोग किस तरह अटेम्प्ट करें, अब ये सवाल बनता है। तो इसको हम लोग जो देखते हैं कि किन 2 केसेस में कंसंट्रेशन एक की कांस्टेंट थी, तो वो 2 डेटा पहले लेते हैं, जिससे क्या होगा कि दूसरी वाली की कंसंट्रेशन वेरी कर रही होगी, तो वहाँ से उस रेट ऑफ रिएक्शन हमें दिया हुआ है तो वहाँ से दूसरे की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। तो अगर हम कहें कि RA1 रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फर्स्ट केस, इसको फर्स्ट बोलेंगे, इसको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसके लिए अपना क्या हो जाएगा, डेटा हम लोग रखेंगे तो K टाइम्स, हम ये भी मान लेंगे कि आइसोथर्मल रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट जो है सेम है सबके लिए। CA क्या है यहाँ पे कंसंट्रेशन 1, तो CA बोल दीजिए, CA की पावर अल्फ़ा, CB तो CB1 है, इसको CB1 बोल दीजिए, CA1 CB1, तो CA1 को CA1, CB1 को CB1 की पावर बीटा। अब -RA2 दूसरी डेटा के लिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन, और ये किसके बराबर है, पहले इसको इतना लिख देते हैं, 4.6 इंटू 10⁻⁴। अब यहाँ पे दूसरी डेटा के लिए हमने लिखा 9.2 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू RA2 इज इक्वल टू K। रेट कांस्टेंट सेम होगा। यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन भी सेम है, A की कंसंट्रेशन सेम है तो CA1 इसको लिख सकते हैं। यहाँ B की कंसंट्रेशन वेरी कर रही है तो CB2 बोल देंगे इसको। ये डायरेक्टली यहाँ पे आप रख भी सकते हो कंसंट्रेशन की वैल्यूज़, कोई उसमें हर्ज नहीं है। तो इक्वेशन 1 हुई, इक्वेशन 2 हुई। अब इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 हम लोग करेंगे। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, क्योंकि ये ये कट जाएंगे, दोनों चीज़ें कट जाएगा, CA2 दोनों में कॉमन है, कट जाएगा, पावर अल्फ़ा सॉरी, और बीटा हमने माना ही है। तो क्या हो जाएगा 9.2 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई 4.6 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू K टाइम्स CA1 टू द पावर अल्फ़ा अपॉन K टाइम्स CA1 टू द पावर अल्फ़ा, यहाँ पे CB2 की पावर बीटा डिवाइड बाई CB1 की पावर बीटा। अब देखिए ये चीज़ें दोनों में सेम है तो कट जाएंगी। ये देखिए 46
ये अगर एक डेसिमल हटाएं तो 2 टाइम्स ये जा रहा है। यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं। 9.2 डिवाइडेड बाई 4.6, तो बेसिकली 2 है। तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका CB2 डिवाइडेड बाई CB1 टू द पावर बीटा। बेसिकली इसको अब वैल्यूज़ हम लोग रख देते हैं, क्योंकि वैल्यूज़ इसलिए अवॉइड कर रहे थे कि ज़्यादा जैसे वैल्यूज़ रखेंगे तो कैलकुलेशन मतलब ज़्यादा नंबर्स हमें लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CB2 क्या है अपना 0.04 डिवाइडेड बाई CB1 कितना है 0.02 टू द पावर बीटा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 इज इक्वल टू ये कितना है 2 टाइम्स है, तो 2 टू द पावर बीटा। अब देखिए दोनों के बेस सेम है। 2 द पावर 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर बीटा। बेस सेम है तो इसका मतलब पावर भी सेम होनी चाहिए, तभी दोनों एक चीज़ें बराबर होंगी। इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू जो बी था, दूसरा कंपाउंड दूसरा रिएक्टेंट था, उसके करस्पॉन्डिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। अब हम देखते हैं कि अब किस केस में, अगर किसी केस में क्या बी की कंसंट्रेशन को फिक्स रखा है क्या, तो तीसरे और चौथे में देखिए उसमें बी की कंसंट्रेशन फिक्स है और ए की कंसंट्रेशन वेरी कर रही। तो अब हम लोग थर्ड और फोर्थ यूज़ करेंगे। तो R3 कितना है, R माइनस RA 3 रेट ऑफ रिएक्शन 3 इज इक्वल टू कितना है 9.2 इंटू 10 टू द पावर -6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका CA1 या लिख देते हैं C1 इस बार 2 टू द पावर अल्फ़ा, CB2 मतलब है 1 टू द पावर। अब हमने 1 कैलकुलेट कर लिया है तो 1 रख देंगे। फिर माइनस RA4 रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फोर्थ डेटा सेट के लिए क्या होगा, क्या है 3.68 इज इक्वल टू इंटू 10 द पावर -5 इज इक्वल टू कितना है, बी अपना है 0.04 ए की वैल्यू है अल्फ़ा पावर, बीटा 1 ही है, बी 1 ही है, रिएक्टेंट दूसरा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 है तो 1 की पावर 1। अब क्या करेंगे, इक्वेशन ये आपकी थर्ड हो गई, इक्वेशन 4 हो गई। इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन थर्ड हम लोग करेंगे। तो देखिए इसको अगर ये पावर 6 करनी है तो बेसिकली 3.68 इंटू 10 द पावर -5 ये क्या हो जाएगा 9.92 इंटू 10 टू द पावर 9.2 इंटू 10 टू द पावर -6 इज इक्वल टू क्या होगा 0.04 डिवाइडेड बाई 0.02, पावर सेम है तो अल्फ़ा इंटू 1। अब देखिए अब इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। बेसिकली 3.68 इंटू 10 द पावर -5 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 9.2 इंटू 10 द पावर -6 ये आता है 4। ये बेसिकली 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0.04 डिवाइड बाई 0.022 2 टू द पावर अल्फ़ा। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए इसको किस तरह लिख सकते हैं, सॉरी आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर अल्फ़ा। तो यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो गया 2। तो रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेफरेंस टू रिएक्टेंट ए कितना है 2 है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेफरेंस टू रिएक्टेंट बी कितना है 1 है। तो हम ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 + 2 इज इक्वल टू 3। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग से पूछेगा तो कैलकुलेट करके बता देंगे कि 3 है। अगर पूछता है कि फर्स्ट रिएक्टेंट ए के रेफरेंस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है तो अल्फ़ा कितना है 2 है। रिएक्टेंट बी के रेफरेंस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है तो बोलेंगे बीटा की वैल्यू हमने कितने कैलकुलेट की है 1 कैलकुलेट की है। तो
इस तरह हम लोग ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट रिएक्टेंट के टर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरे रिएक्टेंट के टर्म में भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। बस बेसिकली हमें इतना इसमें थोड़ा सा ये माइंड करना होता है, इतना समझदारी करने की होती है कि देखेंगे कि किसी एक रिएक्टेंट की दो कंसंट्रेशन कांस्टेंट कब हैं, क्योंकि उस वक्त जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे हम लोग तो उसमें एक कांस्टेंट आ जाएगा, फिर डिवाइड कर देंगे तो ईजिली एलिमिनेट हो जाएगा। तो पहले देखते हैं कि पहले दोनों केसेस में ए की कंसंट्रेशन सेम थी, तो यहाँ इन दोनों को यूज़ करके हम लोग बी की रेफरेंस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे। फिर देखेंगे कि बी थर्ड और फोर्थ डेटा के लिए एक बी की वैल्यू रिएक्टेंट बी जो था उसकी कंसंट्रेशन सेम थी, तो वो वैल्यूज़ यूज़ करके हम लोगों ने उसकी कंसंट्रेशन, उसके रिएक्टेंट ए था उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने मतलब ए की भी रेफरेंस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, बी के रेफरेंस में, और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं।